हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये हैं अल्किमियन। अल्किमियन ग्रीक फिलोसोफर और फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 6th सेंचुरी में सबसे पहले इस बात को कहा था कि हमारा दिमाग ही इंटेलिजेंस का सेंटर है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिमाग में होता है, यानी हमारी बॉडी में दिमाग की क्या अहमियत है, इंसान को इस बात का एहसास हुआ था 6th सेंचुरी में। वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का ओरिजिन या इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी भाषा है। ह्यूमन ब्रेन वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है और इसमें कई इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए। हम इंसानों को ह्यूमंस के इस फॉर्म में पहुंचने के लिए कई लाख साल लगे। मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन 1 लाख साल पहले इस अर्थ पर हुए होमो सैपियंस के ब्रेन से 13% छोटा है। 2023 में हुई रीसेंट स्टडी में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क सिटी के क्यूरेटर और फिलैंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि स्मॉलर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन की वजह से वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को हम इंसानों ने बेहतर तरीके से सॉल्व करना शुरू किया था। हम इंसानों के लिए लॉजिकल रीजनिंग भी नई चीज़ है, इसीलिए हमें इसे सीखना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम में से बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो आर्ग्यूमेंट करना नहीं जानते या सही तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते। यानी हम में से बहुत कम लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे होते हैं, क्योंकि हम नेचुरली एक रैशनल क्रिएचर नहीं हैं। अब सवाल ये कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है। दरअसल लॉजिकल रीजनिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हमारा दिमाग कंक्लूजन चाहता है, लेकिन जांचने परखने के बाद। इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, और इसी से जुड़ी है लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी पर हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, आप उसे देख सकते हैं। लॉजिकल फैलेसी को एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब हम एक दूसरे से अपनी किसी बात को मनवाने के लिए बहस करते हैं या डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो हम सब अपने अपने पॉइंट्स देते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स कई बार देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन जब इन पर डिटेल में सोचा जाए या लॉजिकली इन पॉइंट्स को देखा जाए तो ये इनएक्यूरेट होते हैं। इसे ही कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। इसलिए हम कई बार डिबेट में या दूसरों के साथ बहस में जीत तो जाते हैं, लेकिन हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कुछ लॉजिकल फैलेसीज डिस्कस की थी। हमने कुछ और कॉमन लॉजिकल फैलेसी आगे इस एपिसोड में मेंशन की है। ये है स्लिपरी स्लोप। देखने से जाहिर है कि इस स्लोप पर चलना आसान नहीं। इस पर चलेंगे तो फिसल कर नीचे ही गिरेंगे। इसी पर बेस्ड है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इस फैलेसी में आर्ग्यूमेंट के दौरान आपकी किसी बात को इस तरह पेश किया जाता है कि आपका लिया हुआ एक्शन कई ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेगा जिससे एक के बाद एक बड़े नुकसान हो सकते हैं। लेकिन वो इवेंट्स क्रिएट कैसे होंगे और उससे एंड रिजल्ट क्यों खराब होगा, इसका कोई एविडेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर 30 से ज़्यादा देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल हो गई है, लेकिन 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सेम सेक्स मैरिज की वजह से सोसाइटी में सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बढ़ जाएगी, यानी न्यूमरस सेक्सुअल रिलेशनशिप का ट्रेडिशन सोसाइटी में शुरू हो जाएगा। अभी आर्गुमेंट स्लिपरी स्लोप फैलेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सेम सेक्स मैरिज पॉलिसी पर बात ना करके इस पॉलिसी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसके प्रिडिक्टेड आउटकम का डर लोगों में था। लोगों को लगा कि इससे उनका ट्रेडिशन खतरे में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि अगर आपने किसी वजह से एक बार अपने बच्चे को देर रात जागने की इजाज़त दे दी, तो फिर उसे देर रात जागने की आदत पड़ जाएगी। फिर वो सारे रूल्स को इग्नोर कर देगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और फिर आप उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब लॉजिकली देखा जाए तो एक बार देर से सोने से बच्चा हर बार रात में जागेगा या इसकी आदत पड़ जाएगी, ये ज़रूरी नहीं। इस लॉजिकल फैलेसी में क्रिटिसिज्म या पॉइंट ऑफ डिस्कशन को एक अनरिलेटेड इशू या किसी वेग इशू को उठाकर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर ये व्हाट अबाउटरी के फॉर्म में होता है। इसके जरिए ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को एड्रेस नहीं किया जाता, बल्कि ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट और किसी और स्टेटमेंट के बीच फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर दिया जाता है। व्हाट अबाउटिज्म पॉलिटिकल डिबेट में बड़ी आसानी से नजर आता है। जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर को कहा जाए कि आपकी सरकार पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं और उसका जवाब हो कि प्रीवियस गवर्नमेंट पर, यानी पिछली सरकार पर भी तो करप्शन चार्जेस लगे थे, उसके बारे में तो किसी ने सवाल नहीं किया। अब इसमें करप्शन चार्जेस के क्रिटिसिज्म को पिछली सरकार की तरफ मोड़ दिया गया, जबकि करंट इशू पर कोई आंसर नहीं मिला। इसे कहते हैं व्हाट अबाउटरी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे किसी से कहा जाए कि आपकी कंपनी को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर काम करने की ज़रूरत है, तो इसका जवाब मिले कि उन कंपनीज का क्या जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं। अब इस आर्गुमेंट में दूसरी कंपनीज के बारे में बात करके एक्चुअल आर्गुमेंट को भटकाने की कोशिश है। इसका इफेक्टिव रिप्लाई हो सकता है कि दूसरी कंपनीज के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, बट फिलहाल इस बात पर फोकस करते हैं कि आपकी कंपनी इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है लिमिटेड ऑप्शन, यानी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। इस लॉजिकल फैलेसी में किसी भी सिनेरियो को ऐसे पेश किया जाता है जैसे उस सिचुएशन में दो ही ऑप्शन हैं, ईदर और, यानी ये या तो ये। 9/11 अटैक के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में घुसने से पहले एक फेमस एंशिएंट कोट यूज किया था, यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। अब ये कोट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया गया था कि दुनिया के देशों के पास दो ही ऑप्शन है कि अफगानिस्तान पर अटैक करने के मामले में या तो वो अमेरिका का साथ दें, और अगर नहीं है तो फिर वो अमेरिका के अगेंस्ट है। अब रियलिटी में दुनिया के देशों के पास सिर्फ यही दो ऑप्शन नहीं थे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये दूसरे देशों पर साथ देने का प्रेशर था। इस तरह के आर्गुमेंट में एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप कोई कहे या तो आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं या अच्छी सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों काम भी हो सकते हैं। हो सकता है पैशन ही हाई पेइंग जॉब बन जाए। अब इस आर्गुमेंट के इफेक्टिव रिप्लाई में हो सकता है कि कोई कहे कि ऐसा करियर चुनना जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो और पर्सनल फुलफिलमेंट भी हो, इस पर सोचा जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब इस फैलेसी में किसी भी स्टेटमेंट को सही इसलिए माना जाता है क्योंकि उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए लोग अपनी अपनी जड़ी बूटी या देसी दवाएं बताते हैं और कहते हैं कि इस मेडिसिन के इनफेक्टिव होने के बारे में कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये मेडिसिन सही है। अब एविडेंस ना होने से मेडिसिन सही नहीं हो जाती, बल्कि इसका मतलब है कि उस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता चल सके। अब ये एक तरह की लॉजिकल फैलेसी है क्योंकि एविडेंस की कमी ना तो किसी क्लेम को प्रूव करती है और ना ही डिनाई करती है। इसलिए इस तरह के क्लेम में अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी से अच्छा है उस टॉपिक पर बेटर रीजनिंग और डिटेल स्टडी के जरिए काम किया जाए। हम ह्यूमन नेचुरली रैशनल क्रिएचर नहीं है, इसलिए हम सब आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अक्सर ऐसी गलती करते हैं। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग एक स्किल की तरह है जिसे एफर्ट किया जाए तो सीखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिलिंग, स्विमिंग, कुकिंग या ड्राइविंग सीखते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स या स्किल लर्न करते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस करने पर लॉजिकल रीजनिंग भी सीखी जा सकती है और लॉजिकल फैलेसीज का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी कुछ और कॉमन लॉजिकल फैलेसीज जो अक्सर हम देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।